दोस्तों, आपने कहीं न कहीं ज्योतिष के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम इसके बेसिक्स जानेंगे। जैसे आम भाषा में आप सुनते होंगे कि फला व्यक्ति मांगलिक है या किसी के साढ़े साती चल रही है या कोई भी टर्म आप सुनते होंगे। कुछ लोग इस पे भरोसा भी करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। देखिए, आप ज्योतिष को मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। लेकिन कोई चीज़ है, उसको अगर आप एक बार जानेंगे तो आगे मतलब आप ये पाएँगे कि वो चीज़ सही है, गलत है, वो तो उसमें आगे जो होगा वो निकलेगा ही। लेकिन एक ये बात रहती है कि भाई आपको पता तो हो कि ये चीज़ें काम क्या करती हैं। हमारा जो संबंध है हमारे शरीर का, आत्मा का, वो ग्रह नक्षत्रों से आखिर कैसे है, क्या वो विधा है। जैसे देखिए, एक बात हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ मुझे नहीं आती है, क्योंकि पहले मैं भी इसी तरीके से सोचता था। जैसे मान लीजिए किसी ने पिज़्ज़ा बनाया। अब पिज़्ज़ा बनने का प्रोसेस मुझे नहीं पता कि कैसे बनता है, लेकिन पिज़्ज़ा एग्जिस्ट करता है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा खाया जाता है। अब मतलब ये उदाहरण देना थोड़ा-सा बहुत ही मूर्खता हो जाएगी, लेकिन समझिए कि ऐसे ही ज्योतिष कोई चीज़ है जिससे हम गणना करते हैं, देखते हैं, फलित बताते हैं, भविष्य बताते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं पता। मुझे भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है कि वो प्रोसेस कैसे, आखिर वो चीज़ काम कैसे करती है। लेकिन कर रही है, किसी वजह से वो चीज़ हो रही है। अब हो रही है तो फिर इसको देखते हैं कि कैसे हो रही है। तो आज हम बेसिक्स जानेंगे कि ज्योतिष की बेसिक्स क्या है, आगे इसको कैसे देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष होती क्या है। देखिए, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इसको समझाया जाता है कि यहाँ पर मैंने एक लाइट के भांति एक मशाल लगाया हुआ है। इसी से एस्ट्रोलॉजी को समझा जा सकता है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, एक लाइट की तरीके से है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और वो रास्ता थोड़ा-सा ऊबड़-खाबड़ है, मतलब उसमें गड्ढे हैं, लेकिन आप अंधेरे में जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर कोई आपको एक लाइट दिखा दे, एक रोशनी दिखा दे, तो आप क्या करेंगे कि उस रास्ते पे सँभल-सँभल के चलेंगे, आराम-आराम से रुक-रुक के चलेंगे, क्योंकि आगे आपको दिख रहा है कि गड्ढे हैं, परेशानी है। लेकिन अभी मान लीजिए कि वो रास्ता सपाट है, लेकिन अंधेरा है, आपको पता नहीं है कि रास्ता सीधा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगेन वो लाइट जली और आपको पता चल गया कि भाई रास्ता आगे एकदम स्मूथ है, सेफ है, आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं या आप आराम से जा सकते हैं। तो ज्योतिष उस लाइट की तरीके से है जो आपको आगे का पाथ दिखा देती है कि कब आपको सावधान रहना है, जीवन में रिस्क कम लेना है, समय को सावधानीपूर्वक काटना है, किन-किन क्षेत्र में आपको परेशानी आ सकती है, किन-किन क्षेत्र में आपकी गाड़ी बहुत ही आराम से चलेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ज्योतिष इस रोशनी की तरह है जो आपको पहले से एक अंदाज़ा दे देगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या है, हम इस सेंस में इसको सीखते हुए आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है, भाई कहाँ से शुरू हुई। देखिए, इतिहास में अगर हम जाएँगे तो ये बहुत मतलब लंबा हो जाएगा, लेकिन वही है कि एक वाक्य से आप इसको समझ सकते हैं कि जो यही इस पूरे ज्योतिष का कह लीजिए बेस है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी इस पिंड में है, जो भी इस यूनिवर्स में है, वही आपके बॉडी में है। अब ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे ये सिद्ध होता है। देखिए, आप जानते हैं कि पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आपका वाटर हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, एयर हो गया, इन सब एलिमेंट से बना हुआ है। और हमारा शरीर भी इसी एलिमेंट से बना हुआ है। तो अगर आकाश में कोई घटना होती है, कोई चीज़ होती है, तो इन तत्वों पे प्रभाव पड़ता है और उसी तरीके से हमारे शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ है, जो कुछ भी इस पिंड में है, ब्रह्मांड में है, वही आपके शरीर पे है। तो ये ज्योतिष का कह लीजिए कि एक आधारभूत वाक्य है कि इसी पे ज्योतिष जो है पूरा टिका हुआ है। अब हम आते हैं अपने जॉडिक बेल्ट पे कि भाई 12 राशियाँ, इसको क्या समझें, कैसे इसको जानें। देखिए, जब भी आप पृथ्वी से आसमान में देखते हैं, पृथ्वी से जब आसमान की ओर देखा जाता है, तो हमें 12 राशियों का समूह जो है वो दिखाई देता है कि आकाश में अलग-अलग राशियाँ दिखाई देती हैं, जो कि टोटल 12 है। और एक गोल आकार, क्योंकि वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री इसमें भी हम मान के चलते हैं। तो आसमान से देखने पर हमें
एरीज दिखता है, टॉरस दिखता है, जेमिनी दिखाई देता है, पाइसेस दिखाई देती है, और इसमें नक्षत्र भी आता है जिस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप बस इतना समझिए कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो पृथ्वी से देखा जाता है आकाश में कि कौन सी राशि कहाँ पर दिखाई दे रही है और उसमें कौन से ग्रह आ रहे हैं। तो राशि अभी सिर्फ छोटा सा हिस्सा इसको समझिए कि ये जॉडिक बेल्ट है जो कि आसमान में है, और जिसमें हम देखते हैं कि ग्रहों का भ्रमण कैसा है, कहाँ पर हो रहा है। आगे हम राशियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9 प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स इसमें आते हैं क्योंकि भाई प्लैनेट ही हैं, वो मूवमेंट करते हैं, वही अलग अलग राशियों में जाते हैं जिसका हम विचार करते हैं। तो जब भी पृथ्वी से हम देखते हैं आसमान की तरफ, मान लीजिए आप पृथ्वी से देखेंगे तो आपको, क्योंकि ग्रह चक्कर लगाया करते हैं तो भाई हो सकता है कि कोई ग्रह आप अगर आज पृथ्वी से देख रहे हैं तो वो आपको उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है, 2 साल बाद वो दक्षिण दिशा में दिखाई दे, क्योंकि ग्रह की जो चाल है वो स्थिर नहीं है। वो कह लीजिए कि स्थिर का मतलब कि वो रुकी हुई नहीं है, वो चलता हुआ है, मूविंग होता है प्लेनेट। तो उस केस में क्या होता है कि भाई उसी मूवमेंट को हम ज्योतिष में प्रभाव के हेतु लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है कि हमारे ज्योतिष में क्योंकि 9 ग्रह लिया गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, गुरु, शनि, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस को भी लिया जाता है, और राहु केतु 2 छाया ग्रह हैं। अभी हम राहु केतु पे भी बात करेंगे। अब लेकिन सूर्य तो ग्रह होता नहीं है, तो ज्योतिष में सूर्य को ग्रह क्यों लिया गया? चंद्रमा भी ग्रह होता नहीं है। देखिए, हमारे ज्योतिष में जो ग्रह की परिभाषा है वो, उसका अर्थ प्लेनेट से नहीं है जो ऑर्बिट के उधर चक्कर लगा रहा है, वो तो एक वैज्ञानिक परिभाषा हो गई कि सूर्य के आगे वो चक्कर लगा रहा है। हम जो ग्रह का इस्तेमाल, जो टर्म यूज कर रहे हैं वो ग्रहण से है। ग्रहण का मतलब कि जो प्रभाव अगर हमको किसी भी चीज़ का रिसीव हो रहा है तो हम उसको ग्रह की संज्ञा देंगे, इसलिए हम सूर्य को ग्रह मानते हैं। ना कि इस वजह से कि मतलब वो तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो कैसे ग्रह हो गया, सूर्य तो एक तारा है, ग्रह नहीं है। यहाँ पे साइंटिफिक वो नहीं है। यहाँ पर जो ग्रह का टर्म यूज हुआ है उसका अर्थ यही है कि ग्रह का अर्थ है ग्रहण, कि हमें सूर्य से, कह लीजिए चंद्रमा से, सूर्य से तो ऊर्जा ग्रहण होती है, आप जानते ही हैं, पौधों में, और प्रकाश संश्लेषण होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो ग्रहण के टर्म में कह लीजिए कि यूज किया जाता है। इस स्लाइड को, ये जो चित्र है यहाँ पर, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इस पे अभी हम आगे बात करेंगे जब हम राहु केतु पे बात करेंगे। अब देखिए कि आता है 12 हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी। अभी हाउसेस कहाँ से आ गए भाई? अभी तक तुम राशि देख रहे थे, ग्रह देख रहे थे, जो कि हमको पृथ्वी से देखने पे दिखाई देती है, लेकिन हाउसेस तो दिखाई देते नहीं है। हाउस कहाँ से आ गए? देखिए, हाउस जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हाउस कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी हम गणना करेंगे तो ग्रहों को अगर हम देखेंगे तो भाई हमको उनको कहीं तो रखना पड़ेगा। तो आप अगर ये कुंडली दिखाई देती है तो ये जो बीच का भाग है इसको आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये इसका जो है ये सेंटर भाग है। अब किसी बच्चे का जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय यहाँ से देखा जाता है कि ग्रहों की स्थिति कैसी दिखाई देती है। अब कैसे देखा गया? मान लीजिए कि एक बच्चे का जन्म हुआ और हमको नज़र आया कि सूर्य जो है उसके इधर दिखाई दे रहा है, मंगल जो है उसके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही गुरु जो है वो कहीं और दिखाई देगा, शुक्र कहीं और दिखाई देगा, और यही बेस होता है कुंडली का। मतलब भाव को इसीलिए कह लीजिए कि एक तरीके से भाव तो और भी बहुत सी चीज़ें बताते हैं, लेकिन एक जो मुख्य काम भाव का ये भी है कि ग्रहों की स्थिति बता सकें कि कौन कौन सी ग्रह की स्थिति कहाँ पर आपको नज़र आ रही है। भाव से बहुत आसानी हो जाती है। तो भाव एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और पहले के समय में जो कुंडली बनाई जाती थी वो गोल बनाई जाती थी, लेकिन हमारी सुगमता के लिए, ज्योतिष की सुगमता के लिए, फिर इसको आज कह लीजिए कि एक तरीके से आयताकार करके कुंडली बनाई जाने लगी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, सिर्फ अभी तक हमने किसी भी चीज़ का मतलब नहीं जाना। अभी सिर्फ हमने आपको ये बताया कि एग्जिस्ट क्या क्या करता है। तो पृथ्वी से देखने पर हमें राशियां दिखाई देती हैं, ग्रह दिखाई देते हैं, उन ग्रहों को हम कहाँ पर बैठाते हैं राशियों में। ऑफ कोर्स हम उसको राशियों में लेते हैं, लेकिन राशियों के साथ साथ भाव में भी लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे उसको विराजित किया जाता है, कैसे देखा जाता है, इसको देखा जाए। इन रियलिटी भाव डज नॉट एग्जिस्ट। वही मैंने बताया कि भाव जो है वास्तविक में, भाव जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर ग्रहों के टर्म मैंने लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा बात का भाग है। अभी पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रहों पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले राशियों को हम समझते हैं कि भाई कितनी राशियाँ होती हैं, एक राशि का क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था ना कि
टोटल जो एक सर्कल होता है, कह लीजिए कि वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का होता है, हमारे पास 12 राशियाँ हैं, तो 12 राशियों को अगर आप कह लीजिए कि 360 को 12 भागों में बांटेंगे तो 30 डिग्री आएगा, यानी कि एक राशि जो है वो 30 डिग्री की आएगी। तो ज्योतिष में जो पहली राशि होती है वो मेष की मानी जाती है, एरीज, फिर टॉरस, फिर जेमिनी, और देखिए इसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है, ये एरीज के सामने 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जब भी कभी भी आप अपनी कुंडली में या कहीं भी 1 नंबर की साइन देखते हैं तो वो जो है वो एरीज को, मेष राशि को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही टॉरस का 2 होता है, जेमिनी का 3 होता है, मिथुन हो गया, कर्क हो गया, सिंह हो गया, ये सारे सीरियल वाइज जो है वो आपके नंबर लिखे हुए हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इसको देखा जाता है, इसको समझते हैं। देखिए, अब ये कुंडली है, अभी ये एक ब्लैंक चार्ट है, यहाँ पर प्लेनेट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4 नंबर जो है वो लिखा हुआ है पहले भाव में। ये पहला खाना होता है, इसको पहला खाना कहते हैं। ये आपका दूसरा खाना है, दूसरा भाव, ये तीसरा भाव। और ये जो नंबर लिखा हुआ है 5, 6, 7, जो इसमें कह लीजिए नंबर लिखा हुआ है, ये आपका कह लीजिए राशियों का नंबर है, ना कि ये भाव का नंबर है। भाव फिक्स है हमारे यहाँ, मतलब जो नॉर्थ इंडियन कुंडली होती है उसमें भाव फिक्स होता है, साउथ में राशियाँ फिक्स होती हैं। तो यहाँ पर ये पहला भाव है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर का क्या मतलब हुआ? 4 नंबर का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए टेबल में 4 नंबर का मतलब है कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि जो है किसी जातक की कुंडली में पहले भाव में लिखी हुई है। अब कर्क राशि पहले भाव में कहाँ से आ गई भाई? क्यों हमने कर्क राशि को लिख दिया? तो कोई भी राशि जो है वो आपके पहले भाव में तभी आ सकती है जब आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में देखा जाए। इसको ज्योतिष में ये वाले भाग को पूर्व माना जाता है। पूर्व दिशा में देखा जाए तो पूर्व दिशा में देखने पर जो राशि सामने दिखाई दे रही होगी, कह लीजिए कि उसको हम लिख देते हैं पहले भाव में। जैसे मान लीजिए कि आपके जन्म के समय अगर पूर्व दिशा में वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन दिखाई दे रही होगी तो हम जो है यहाँ पर 2 नंबर लिख देंगे। अगर लिब्रा दिखाई दे रही होगी तो हम यहाँ पर 7 नंबर लिख देंगे। हम जो भाव है वो 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो वो राशि जो है पहले भाव में लिखी जाती है जो कि आपके जन्म के समय पूर्व दिशा की ओर दिखाई पड़ती है, आपके सर के ठीक कह लीजिए कि सामने दिखाई पड़ती है। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें प्लैनेट कैसे बैठेंगे भाई? प्लैनेट का भी तो बैठना जरूरी ना। अब ये तो होगा कि हमने लग्न में पहले भाव में एक राशि जो है स्थित कर दी। अब उसी समय आपके जन्म के समय कौन से ग्रह कहाँ पर किस राशि में चल रहे थे, उसी अनुसार ग्रहों को बैठा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की जातक के जन्म के समय आसमान में पूर्व दिशा की ओर ये 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर का मतलब स्कॉर्पियो साइन होता है। स्कॉर्पियो साइन दिखाई दे रही थी तो स्कॉर्पियो साइन हमने पहले भाव में लिख दिया, और वहाँ से जिस जिस राशि में ग्रह दिखाई दे रहे थे उन सब ग्रहों को हमने उन राशियों में यहाँ पर लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि जन्म के समय शनि जो है हमको कुंभ राशि में दिखाई दे रहा था तो कुंभ राशि में यहाँ पर शनि लिख दिया, ये 11 नंबर लिखा है ना, एक्वेरियस साइन। ऐसे ही टॉरस में हमको जुपिटर मिला तो टॉरस में यहाँ पर जुपिटर आ गया। अब किसी का जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में भी आ सकता है। वो कैसे आएगा? तो वो ऐसे आ जाएगा कि अगर किसी के जन्म के समय टॉरस साइन अगर पूर्व दिशा की ओर दिखाई दे रही है तो टॉरस अगर साइन फर्स्ट हाउस में आ जाएगी तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर भी आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो टॉरस साइन में है ही। तो इतना ध्यान में रखिए कि साइन जो कि फर्स्ट हाउस में आती है वो उसी को लिया जाता है जो आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में दिखाई देती है। अब हम प्लेनेट पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई प्लेनेट रिविजन क्या करते हैं, प्लेनेट बताते क्या है, प्लेनेट को देखा कैसे जाता है। देखिए, ज्योतिष में सबसे पहले सूर्य को यहाँ पर मैंने लिखा है कि सन जो है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा। सन जो है वो आपका कह लीजिए कि एनर्जी को दिखाता है, ऊर्जा, आप जानते हो ऊर्जा का गोला ही है। एथिक्स हो गया, ईगो हो गया थोड़ा सा, बहुत लोग का मतलब नाक की जो लड़ाई रहती है उस चीज़ को सन रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग जल्दी झुकते नहीं है जिनका कि सन कुंडली में बली हो या सन का प्रभाव हो। अच्छा, इसको प्लेनेट बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ और कवर कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसमें ये जो फर्स्ट हाउस होता है ना, बस अभी मैं फर्स्ट बताऊंगा, बाकी आगे हम 12 हाउसेस पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझिए कि ये जो फर्स्ट हाउस है ये किसी चीज़ को दिखाता है। ये जो यहाँ पर फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट भी करता है। फर्स्ट हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये फर्स्ट हाउस आपको दिखाता है आपका शरीर कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका चरित्र कैसा है, आप सोचते कैसे हैं, कैरेक्टर कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका फर्स्ट हाउस जो है वो दिखाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हाउस तो सबके पास रहेगा। इस दुनिया में हर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस होगा ही, लेकिन सबका शरीर तो अच्छा नहीं रहता है, हर कोई हेल्दी भी नहीं रहता है।
हर किसी का कह लीजिए कैरेक्टर नहीं अच्छा होता है। तो इस हाउस पे जो चीज़ ये हाउस रिप्रेजेंट करता है, उस चीज़ में कह लीजिए कि बेहतरी होगी, यानी कि वो चीज़ और अच्छा परफॉर्म करेगी या वो चीज़ खराब परफॉर्म करेगी, ये बताता है प्लेनेट, कि भाई कौन सा प्लेनेट आपके आकर के फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो इस चीज़ को दिखाता है। जैसे अभी मान लीजिए हमने जो सन की बात की कि सन जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए कि किसी के फर्स्ट हाउस में यहाँ पर सन जो है आकर के बैठा है, सन जो है उसके जन्म के समय इस साइन में सन हमको दिखाई दिया जो कि फर्स्ट हाउस में था। तो अगर सन फर्स्ट हाउस में होगा तो हम बोलेंगे कि भाई जातक जो है वो उसके अंदर तेज होगा। तेज का क्या मतलब होता है? तेज का मतलब कि भाई क्योंकि सन बहुत चमकता रहता है ना, तो उसका शरीर जो है वो दूर से ही दिखेगा कि चमकता हुआ। उसके अंदर एक तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी होगी। क्यों? क्योंकि सन जो है लीडिंग क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जातक एथिकल होगा, जातक का मतलब नेटिव एथिकल होगा। क्यों? क्योंकि सन में एथिक्स है। सन जो है वो प्योर वाला प्लेनेट है। जो भी फायर का प्लेनेट होता है ना, सन को हम फायर से जोड़ के देखते हैं, फायर में प्योरिटी बहुत होती है। फायर एक ऐसा एलिमेंट है जो आप जानते हैं कि फायर अशुद्ध नहीं हो सकता, वो अपना जलेगा, लौ की तरीके से बढ़ेगा। तो अगर सन जो है फर्स्ट हाउस में आएगा तो जो नेटिव होगा वो थोड़ा सा कह लीजिए कि शांत होगा, काम होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है। तो ये सब जो है क्वालिटी उसमें मिलेगी। अब क्यों मिलेगी? क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो नेचर को, अपीयरेंस को दिखाता है कि आप कैसे होंगे, हेल्दी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सोचते कैसे हैं, विजन क्या है, सबमिसिव टेंडेंसी का व्यक्ति है या फिर लीडरशिप क्वालिटी वाला व्यक्ति है, ये सब जो है आपको फर्स्ट हाउस बताएगा। और देखिए हाउस जो है एक तार के समान है, लेकिन उसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये प्लेनेट बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो हमने सन की बात की। आगे बात करते हैं कि अगर किसी का फर्स्ट हाउस में मून बैठा हो, या मून क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष में? तो मून ज्योतिष में इमोशंस को दिखाता है, मदर को दिखाता है, केयर जो एक होता नहीं कि बहुत ध्यान रखना, उन चीज़ों को मून दिखाता है। तो अगर मून किसी के फर्स्ट हाउस में होगा तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। मरकरी जो है वो इंटेलिजेंस को दिखाता है। किसी के फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी है या मरकरी कुंडली में बहुत ही स्ट्रांग होकर के बैठा है तो उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। वो मतलब कह लीजिए जो बहुत लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, उस तरीके से वो सोचेगा। ऐसे ही वीनस बैठा है तो वीनस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। जो वीनस ग्रह होता है शुक्र, आपका लग्जरी को दिखाता है। तो अगर वीनस किसी का मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है या कुंडली में स्ट्रांग बैठा है तो व्यक्ति आपको दूर से ही ब्यूटीफुल दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा, थोड़ा सा मीठा बोलेगा, ऐसा बात करेगा कि उसकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग होगी। तो ये चीज़ है। मार्स जो है वो एंगर को रिप्रेजेंट करता है, गुस्सा हो गया आपका, एनर्जी हो गया। मार्स में ब्रेवरी है। अगर किसी के मार्स फर्स्ट हाउस में आ गया या मार्स कुंडली में कह लीजिए बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में बैठा है तो वो जातक कह लीजिए कुछ भी करने से डरेगा नहीं, वो आगे बढ़ करके उन चीज़ों को करेगा। ऐसे जुपिटर होता है जो कि विजडम को रिप्रेजेंट करता है, एडवाइजर बोला गया है जुपिटर को। सैटर्न जो है वर्क को रिप्रेजेंट करता है, सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, स्लोनेस का कारक सैटर्न होता है। अगर सैटर्न किसी का कुंडली में बहुत स्ट्रांग है या फिर कह लीजिए कि वो फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो लोग स्लो बट परफेक्ट टाइप के होंगे कि काम बहुत धीमे करेंगे, लेजीनेस होगा उनके अंदर, लेकिन काम की क्वालिटी अच्छी रहेगी। ये सैटर्न का गुण होता है। फिर यहाँ पर देखिए दो प्लेनेट मैंने और लिखा है, राहु और केतु। अब ये कहाँ से आ गए? और ये प्लेनेट तो होते नहीं है। अब इनको समझने के लिए हम ऊपर जो एक हमने छोड़ दिया था पिक्चर, उस पर चलते हैं कि राहु केतु को हमने ज्योतिष में प्लेनेट कहा है, लेकिन राहु केतु होते क्या है? देखिए छाया ग्रह बताया गया कि राहु केतु जो है वो छाया ग्रह होते हैं। अब छाया ग्रह होते हैं, चलो ठीक बात है, लेकिन वो एग्जिस्ट कहीं तो करते होंगे ना। तो ऐसा बताया जाता है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जहाँ पर दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि ये जो पाथ है ये पृथ्वी वाला है और ये जो पाथ है ये चंद्रमा का है। तो यहाँ पर देखिए कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना, तो यहाँ पर आपका राहु हो गया और इधर जो है एक और इंटरसेक्शन पॉइंट बना, दोनों एक दूसरे को काट रहे, तो यहाँ पर जो है केतु को लिया जाता है। तो राहु केतु यहाँ पर जो है वो स्थित होते हैं। अब राहु केतु क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए कि जो राहु होता है वो टेक्नोलॉजी हो गया, ग्लैमर हो गया, कोई बेटिंग से संबंधित चीज़ हो गई। झूठा है राहु, एक तरीके से धोखा, कि कोई एक्टर है वो एक्टिंग कर रहा है लेकिन वो असल में कह लीजिए कि वैसा होगा, इस पे थोड़ा सा डाउट है। तो ये राहु रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है वो आपका डिटैचमेंट को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, सच बोलेगा और कह लीजिए कि सुनेगा और
केतु में थोड़ा कह लीजिए कि गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। सडन इवेंट के लिए हम राहु केतु को जोड़ के देखते हैं, तो ये जो है आपके 9 ग्रह हो गए राहु केतु को मिला करके। और 3 वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के भी प्लेनेट होते हैं। वेस्टर्न क्या मतलब आउटर प्लेनेट जो कि दूर होते हैं, लेकिन इनका भी इम्पैक्ट आता है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। जैसे यूरेनस जो है वो कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट होने का कारक है। अगर वो किसी का स्ट्रांग बैठा है या फर्स्ट हाउस में है, इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो नेपच्यून है वो इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल है बहुत। और जो प्लूटो है वो बहुत ही डार्क, अंधेरा उसको पसंद है, डीप में सोचना, एलोन रहना, अकेले रहना, ये सब जो है वो प्लूटो रिप्रेजेंट करता है। तो ये आउटर प्लेनेट भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में लिया जाता है, हमारे यहाँ वैदिक में कम लिया जाता है, लेकिन मैंने आपका एक कह लीजिए कि परिचय करा दिया। अब साइन को भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि साइन के अलग अलग लॉर्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए प्लेनेट को हमने इंडिविजुअली पढ़ा कि भाई मतलब इंडिविजुअल तरीके से, स्वतंत्र तरीके से हमने प्लेनेट को जाना, लेकिन हर प्लेनेट को अपनी अपनी साइन का लॉर्डशिप भी दिया गया है कि यानी कि वो प्रत्येक साइन का कोई ना कोई प्लेनेट जो है वो लॉर्ड बनेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि मैंने एरीज लिखा है, तो एरीज का जो लॉर्ड है वो मार्स है, टॉरस का जो लॉर्ड है वो वीनस है, जेमिनी जो साइन है उसका लॉर्ड जो है वो मरकरी है, कैंसर का मून है। देखिए ये जो टेबल मैं दिखा रहा हूँ इसको शुरू शुरू में याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे भी मतलब मैं क्या करता था जब शुरू शुरू में था, तो मैं सेव किए हुए था और बार बार उसको देखता था कि किस राशि का लॉर्ड, जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। और ये 2-3 दिन में याद हो जाता है, आगे चल करके यही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है कि किस साइन का लॉर्ड कौन सा है। क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे कि इसको कैसे देखा जाता है। तो लियो का जो लॉर्ड है वो सन है, वर्गो का मरकरी है, लिब्रा का वीनस है, स्कॉर्पियो का मार्स अगेन है, कह लीजिए सेजिटेरियस का जुपिटर है, कैप्रिकॉर्न का सैटर्न है, एक्वेरियस का सैटर्न है, पाइसेस का जुपिटर है। देखिए यहाँ पर अधिकतर ग्रहों को 2 राशि का लॉर्ड बनाया गया। जैसे जो मार्स है वो आपका एरीज का भी लॉर्ड है और जो मार्स है वो स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड है, लेकिन जो मून और सन है उनको एक एक राशि अलॉट की गई है। तो ये कह लीजिए कि ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये मैंने बता दिया कि भाई जो साइन जो फर्स्ट हाउस में आती है वो उसी साइन को लिखा जाता है जो आपके जन्म के समय पूर्व में दिखाई देती है। अच्छा, आपसे बहुत लोग पूछते होंगे कि भाई आपकी राशि कौन सी है, व्हाट इज़ योर ज़ोडिक साइन, तो आप क्या बताएंगे। देखिए इसको भी समझ लीजिए। साइन ऑफ असेंडेंट यानी कि जो साइन आपके यहाँ पर फॉल कर रही है, बैठी है, ये जैसे स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस साइन की है। मतलब कह लीजिए कि 60% जो गवर्न है, 50 to 60% पोर्सन जो है इंपॉर्टेंट जो है इस साइन की है, इस जॉडिक साइन की है, कि इस पे अगर कोई प्लेनेट चलेगा तो आप पे जो है वो प्रभाव पड़ेगा। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट साइन आता है वो मून साइन आता है, कि आपका मून जो है वो कौन सी साइन में है, और इसको जॉडिक साइन बोला जाता है। जैसे इसमें देखिए कि मून जो है वो कैप्रिकॉर्न में है, तो हम बोलेंगे मकर राशि इस व्यक्ति की है। अब ये साउथ में पंडित जी पूछते हैं कौन सी राशि है, तो वहाँ पर बताया जाता है, या पूजा वूजा में तो हम इस राशि को लेते हैं कि मकर राशि है। और एक सन साइन होती है, इसका भी प्रभाव आता है, लीस्ट आता है लेकिन सन साइन का प्रभाव। अब देखिए सन साइन कौन हुई, तो देखिए सन भी इसमें कैप्रिकॉर्न में है, तो कैप्रिकॉर्न का कह लीजिए कि कैप्रिकॉर्न का इम्पैक्ट इन पे ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप असेंडेंट की साइन, मून की साइन और सन की साइन समझ सकते हैं। अब आते हैं कि भाई व्हाट इज असेंडेंट, लगना क्या है। और ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि फर्स्ट हाउस की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए ये हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर इस हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर बलवान है, अच्छा लॉर्ड से मतलब क्या है भाई, कैसे हम देखेंगे कि लॉर्ड कहाँ गया, क्या लॉर्ड को देखा कैसे जाता है। तो देखिए कि जैसे यहाँ पर कैंसर साइन आई, तो कैंसर साइन का मतलब कि अब कैंसर का जो लॉर्ड होता है वो मून होता है। इस चार्ट में देखिए यहाँ पर कैंसर का जो लॉर्ड है 4 नंबर पे वो मून है। तो मून जो है इस नेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाएगा, जिसकी कुंडली में अगर कैंसर फर्स्ट हाउस में आ रही है, साइन आ रही है, कि उसका मून स्ट्रांग बैठा हो, वेल प्लेस बैठा हो, मेलेफिक से घिरा नहीं हो। अभी मेलेफिक क्या होता है, अब बेनिफिक प्लैनेट क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन समझिए कि फर्स्ट हाउस में जो साइन पड़ती है उसका लॉर्ड अच्छा, बली और मजबूत बैठा होना चाहिए। तो वो दिखाता है कि जीवन में आपको कैसा पाथ मिलेगा, आप सरलता से आगे बढ़ेंगे या बहुत हर्डल आएगी आपकी लाइफ में, या फिर ये भी
दिखाता है कि भाई जो लोग आपको मिलेंगे फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कैसे ग्रह बैठे हैं, आपको परेशान करने वाले लोग तो नहीं मिलेंगे। ये सब जो है हम फर्स्ट हाउस के लॉर्ड से कह लीजिए कि देखते हैं। तो इसलिए फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट हाउस जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके शरीर, आपके स्वभाव, नेचर, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और अलग अलग हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखें, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। वैसे तो ये मतलब आपकी सहायता के लिए मैंने लगाया हुआ है, वरना ये कह लीजिए कि प्रैक्टिस करते करते अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाता है कि कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस जो मैं बता रहा हूँ इसको लगना बोलते हैं। बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, आपके रूप कैसा है, देह कैसा है, कितनी ख्याति होगी, हेल्थ कैसी रहेगी, ये सब दिखाता है। जो सेकंड हाउस है वो आपका कह लीजिए राइट आई, फैमिली हो गया, मनी हो गया, ठीक है। यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है, ये मतलब कह लीजिए कि मैरिज के उसमें सेकंड पार्टनर को देखा जाता है। और इस शब्द पे मत जाइएगा। आपकी वॉइस को दिखाता है सेकंड हाउस की आवाज़ कितनी मेलोडियस रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, या फिर बहुत ही कुछ लोग कर्कश बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, वैसी रहेगी। तो ये सब जो है सेकंड हाउस से देखा जाता है। मनी हो गया, फैमिली हो गया, आप कैसा खाते हैं, वो सब सेकंड हाउस से आता है। थर्ड हाउस आपका आपके छोटे भाई बहन का है, आपके कह लीजिए कि स्ट्रेंथ का है कि कितना आप लोगों के सामने कहीं झुक तो नहीं जाते हैं, आपकी लाइकिंग्स का है। शॉर्ट ट्रैवल का भी कह लीजिए कि थर्ड हाउस होता है। कितना करेज आप दिखाते हैं, आपके पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, वो उन सब चीज़ों को का विचार हम थर्ड हाउस से करते हैं। फोर्थ हाउस से मदर देखा जाता है, आपकी मेंटल पीस देखी जाती है फोर्थ हाउस से। प्रॉपर्टी रहेगी नहीं, आपके पास व्हीकल रहेगी नहीं, गाड़ी होगा, घर होगा, ये सब जो है फोर्थ हाउस से देखा जाता है। व्यक्ति का मन कैसा है, व्यक्ति कितना संतुष्ट है, कितना उसके पास कंफर्टेबल है, ये सब भी फोर्थ से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से हम बच्चे देखते हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं फिफ्थ हाउस से कि आपकी बुद्धि कैसी है, थॉट्स आपको कैसे आते हैं। और मंत्र पढ़ना या कुछ जैसे कुछ लोग कुछ जपा करते हैं वो सब देखा जाता है। स्टॉक मार्केट फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो कह लीजिए कि ये सब जो है हम फिफ्थ से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से हम एनिमी देखते हैं, हर्डल देखते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कितनी परेशानी आ सकती है, कितना कंपटीशन रहेगा आपके पास। और कह लीजिए कि लोन को देखा जाता है सिक्स्थ हाउस से, आपकी हेल्थ कब कब ख़राब होगी इसको देखा जाता है। तो ये सब जो है वो सिक्स्थ हाउस में आता है। वकील, लॉ, ये सब भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। जो सेवन्थ हाउस होता है वो आपके लाइफ पार्टनर का होता है, आपके कह लीजिए कि बिजनेस पार्टनर का भी होता है, छोटा मोटा टूर का भी होता है। तो ये जो सेवन्थ हाउस है आपके जस्ट अपोजिट सामने फ्रंट पे जो हाउस है फर्स्ट हाउस वो आपको रिप्रेजेंट करता है, सेवन जो है वो आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। जो एट्थ हाउस होता है वो कह लीजिए कि आपके मृत्यु का होता है, डेड का, या फिर लॉन्ग लाइफ का होता है। आयु मृत्यु दोनों का होता है। अगर ये हाउस अच्छा है तो फिर लंबी आयु, खराब है तो फिर दिक्कत भरी चीज़ दिखाई देती है। आपके कह लीजिए कि ससुराल जो पक्ष होता है उसको एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। बिना मेहनत के कोई आपको पैसा मिल गया, धन मिल गया, गिफ्ट मिल गया, उसको भी एट्थ हाउस जो है वो दिखाता है। नाइन्थ हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में। ये जो तीन हाउस अभी हम बात करेंगे इस पर टाइम पे। नाइन्थ हाउस आपके लक को दिखाता है, कितना एथिक्स रहेगा आपके में, फैमिली के ट्रेडिशंस क्या है, धर्म हो गया। और मनी को भी थोड़ा सा नाइन्थ हाउस दिखाता है, सच कितना व्यक्ति बोलता है, लकी कितना है, ये सब हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। भक्ति हो गया, पूजा पाठ कितना करता है, ये सब नाइन्थ से देखा जाता है। और एक चीज़ और देखी जाती है, इस पर अभी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने मतलब हम ये नहीं कहेंगे गलत लिख दिया। साउथ में कुछ लोग फादर को टेंथ हाउस से देखते हैं, लेकिन फादर का विचार जो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि फादर का विचार आप 9 से कीजिए, ना कि 10 से कीजिए। देखिए जो पहला भाग्य होता है ना, कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसका पहला भाग्य यही होता है कि वो किस पिता के यहाँ जन्म लेता है। जैसे मान लीजिए किसी ने जन्म लिया कोई बहुत धनी व्यक्ति के यहाँ, तो उसको अब वहाँ से अपनी लाइफ शुरू करनी है। और किसी ने बहुत ही गरीब जगह पे गरीब परिवार में जन्म लिया, तो उसको फिर वहाँ से जो है अपना जीवन जो है आगे बढ़ाना है, शुरू करना है। तो इन दोनों में कह लीजिए कि बहुत अंतर है। तो भाग्य का पिता से गहरा संबंध है, इसलिए पिता का विचार जो है नवम से ही किया जाएगा कि क्योंकि पहला भाग्य आपका यही है कि आप किस पिता के यहाँ जन्म ले रहे हैं। फिर कर्म हो गया वो 10 से देखा जाता है आपका। आ, और कर्म में भी न सिर्फ करियर वाले कर्म, आपके सभी प्रकार के कर्म 10 से आएगा। आपका स्टेटस कितना है, पूछ कितनी है, सम्मान कितना है, ये सब जो है वो 10 से देखा जाता है। 11 से आपका प्रॉफिट देखा जाता है, लाभ कितना हुआ आपको। और जो यहाँ पर मनी लिखी थी ये आपकी सेविंग मनी है, और ये आपकी इनकम वाली मनी है कि कैसी आपकी इनकम आ रही है, आपके दोस्त कैसे हैं, फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये सब जो है। और बड़े भाई को हम 11th हाउस से देखते हैं। आपका कह लीजिए कि जो 12th हाउस होता है वो
एक्सपेंसेस का होता है, लॉसेस का होता है कि कितना, ऐसे 11वां भाव आय और 12वां भाव व्यय, कि कितना आप खर्च करते हैं, क्या लोगों को आप दिखा रहे हैं कि आप किन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करते हैं, आप बहुत कंजूस तो नहीं है। अध्यात्म का होता है 12वां भाव, फॉरेन ट्रैवल का भी होता है 12वां भाव। किसी ने आपको बंदी बना के तो नहीं रखा है, आप बहुत ही आपको अपने लाइफ में के लिए झुकना तो नहीं पड़ रहा है। जो एक होता नहीं कि बहुत ज़्यादा झुक के काम करना पड़ रहा है, लोगों के सामने मजबूरी है, वो सब भी जो बॉन्डेज तरीके से होता नहीं है कि स्लेवरी वाली चीज़ें भी 12 से कह लीजिए कि देखी जाती है। और बेड प्लेजर भी 12th हाउस से देखा जाता है। तो ये हाउसेज रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाउस तो सबके पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के पास मनी होगा, हर किसी के पास गाड़ी हो जाएगी, हर किसी का लक अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी कि नहीं होंगी, ये बताएगा कि इसमें कितना करंट है, या जो इनके लॉर्ड है वो कैसे बैठे हैं, इन हाउसेस में कैसे प्लेनेट बैठे हैं, वो कुंडली के लिए अच्छे हैं या फिर ख़राब है। सब कुछ जो है वो प्लेनेट डिसाइड करेंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, हाउस सबके पास है, साइन सबके पास है, लेकिन जो एक होता नहीं कि पजल जो है वो कितना हद तक सॉल्व हो करके रखा हुआ है, ये चीज़ तो भाई प्लेनेट के ही हाथ में। तो इसका ध्यान रखिएगा कि क्यूब तो सबका है, लेकिन वो क्यूब कितना वेल सॉल्व्ड है, इसके लिए हमको प्लेनेट पे जाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक ज्योतिष की छोटी सी चीज़ है, इसको भी समझ लीजिए कि मेलेफिक एंड बेनिफिक प्लेनेट, कि भाई जो भी शुभ ग्रह होते हैं, शुभ यानी कि बेनिफिक, बेनिफिक का मतलब नेचुरल रूप से वो बेनिफिक होंगे। कुंडली के लिए आपके बेनिफिक हैं कि नहीं है, ये अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन नेचुरली उनके अंदर शुभता है। कहने का मतलब है कि जैसे जो जुपिटर है, वीनस है, मरकरी हो गया, मरकरी मून के लिए एक कंडीशन भी है, लेकिन अभी समझिए कि जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, ये सब बेनिफिक प्लैनेट है। बेनिफिक का क्या अर्थ है कि अगर इन सब का प्रभाव किसी के फर्स्ट हाउस पे या फर्स्ट लॉर्ड पे आएगा, तो वो जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही कह लीजिए कि काइंड हार्टेड होगा, लोगों की बात सुनेगा, डोमिनेंट नेचर वाला नहीं होगा कि लोगों पे अपनी थोपे, गुस्सा करे, अपनी ही चलाए, इस तरह का उसका नेचर नहीं होगा। जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, जो ये सारे बेनिफिक प्लैनेट है, हालांकि इनमें भी अलग अलग गुण आता है, लेकिन अभी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरा आता है मेलफिक्स, की जो सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, राहु केतु और सन जो है वो आपके मेलफिक माने जाते हैं। मतलब अगर दो का प्रभाव किसी के फर्स्ट हाउस पे हो तो वो जातक थोड़ा सा कह लीजिए कि जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी वाली ही करता है, दूसरों पे दबाव बनाता है। तो ये जो है, ये मेलफिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मेलफिक प्लेनेट है वो अगर आपके फर्स्ट हाउस में या फर्स्ट लॉर्ड के साथ बैठा है तो वो हमेशा खराब ही करेगा। अगर वो आपकी कुंडली के लिए अच्छा बन गया तो फिर वो आपके लिए अच्छा भी कर सकता है। जैसे क्या हम ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे देखिए कि कौन सा चार्ट हम आपको दिखाएं। अ, हाँ, इसको समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये जो वही अगेन कैंसर असेंडेंट का कह लीजिए कि चार्ट था। अब कैंसर असेंडेंट के चार्ट पे यहाँ पर देखिए कि जो मार्स है, मार्स की जो साइन है मंगल की, वो यहाँ पर ट्राइन हाउस में आती है। अच्छा, पहले हाउसेस आप समझ लीजिए कि ट्राइन हाउस क्या होता है, फिर हम इसको समझते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक रह गया है। तो यहाँ हमने बेनिफिक और मेलफिक को समझा कि कौन से शुभ होते हैं, कौन से पापी नेचुरली। अब एक छोटा सा और इसमें टॉपिक है कि भाई हाउसेस जो है वो कैसे इंपॉर्टेंस होते हैं, और इसमें भी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। एक छोटा सा समझ लीजिए कि ये जो 4 हाउस होते हैं, ये वाला फर्स्ट, फोर्थ और सेवेंथ और आपका 10th, इसको बोलते हैं केंद्रा हाउस। और जो फर्स्ट है वो तो ट्राइन भी है और केंद्रा भी है। और जो ये वाला हाउस होता है, ये जो है आपका पिलर है। मतलब जो चार्ट के जो जो कह लीजिए कि सबसे मजबूत पिलर होते हैं वो ये होते हैं। ये फर्स्ट हाउस हो गया आपका, फिफ्थ हाउस हो गया और आपका 9th हाउस हो गया। इसको ट्राइन बोलते हैं, और ये समझिए कि सबसे ज़्यादा मजबूत कुंडली के पिलर होते हैं। अगर किसी भी ट्राइन के लॉर्ड जो है वो आपस में साथ में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा कह लीजिए राजयोग माना जाता है, अच्छा शुभ योग माना जाता है। और अगर ट्राइन लॉर्ड जो है वो केंद्र लॉर्ड से संबंध बनाए तो ये और भी मतलब कह लीजिए कि अच्छा माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे हमने मार्स को लिया तो मेलफिक था, कि मार्स को हमने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए कि इस कुंडली में, क्योंकि मार्स जो है वो हमने बात की कि मार्स मेलफिक होता है, लेकिन मार्स की जो साइन है स्कॉर्पियो, वो तो एक अच्छे हाउस में आ गई। मैंने आपको बताया ना कि जो ट्राइन हाउस होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन मार्स तो है मेलफिक। अब ऐसे में हम कंफ्यूज कि भाई हम क्या करें। तो अब इस स्थिति में अगर इस व्यक्ति का मार्स जो है वो मेलफिक तो है, लेकिन कह लीजिए कि वो
कुंडली के लिए अच्छा अच्छा लॉर्ड से भी ओन करता है। तो ऐसे में ये होगा कि इस व्यक्ति का गुस्सा करना, क्योंकि मार्स जो है एंगर को दिखाता है, या कह लीजिए कि थोड़ा सा करियर हाउस में भी देखिए मार्स की साइन पड़ती है, तो थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेना, लोगों की ना सुनना, अपनी वाली एक तरीके से करना, या अधिकतर समय अपनी वाली करना, इसके लिए फ़ायदा रहेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन कोई कोई बॉस होता है जो कि गुस्सा, उसी के गुस्से की वजह से सारे एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं। तो कब आपको उसी बुरे ट्रेड का, क्योंकि गुस्सा करना जनरली अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उसके वजह से कब आपको फ़ायदा होगा, करियर में ग्रोथ होगा, ये डिसाइड करेगा कि वो जो मेल्फिक प्लैनेट है वो कौन सा, कह लीजिए कि किसी अच्छे हाउस का लॉर्ड बना या फिर कह लीजिए कि खराब हाउस का लॉर्ड बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो नेचर में तो मेल्फिक है, थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन जरूर इस व्यक्ति के उसमें आएगा अगर मार्स का संबंध लगना या लगना लॉर्ड से हो जाए, फर्स्ट हाउस से हो जाए। लेकिन क्योंकि वो कुंडली में अच्छे हाउस का लॉर्ड बनता है, तो ऐसे में उस वजह से उसको परेशानी नहीं आएगी। तो इसको इतना ध्यान रखिए। अच्छा, लेकिन अभी किसी कुंडली में मान लीजिए कि यहाँ पर हम 6 नंबर साइन लिख देते हैं, तो 6 नंबर अगर हम साइन लिखेंगे तो 7 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और 8 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 9 जो है वो यहाँ पर आएगा आपका, ये सही से लिख नहीं रहा है, 10 जो है वो इस हाउस में आएगा, 11 जो है इस हाउस में आएगा, 12 जो है इस हाउस में आएगा, और 1 जो है वो इस हाउस में आ जाएगा। 12 के बाद सीधा हम 1 से शुरू करेंगे। अब ज्योतिष में ये जो हाउस होता है, ये वाला हाउस आपका 8 हो गया, 6 हो गया, और आपका कह लीजिए कि 12 हो गया, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत खराब बोला जाता है। तो अब देखिए कि अगर वर्गो असेंडेंट का चार्ट है, अब मार्स क्योंकि एक नेचुरल मेल्फिक प्लैनेट था और वो चार्ट के लिए भी बुरा बन गया, यानी कि चार्ट में वो 8th हाउस को ओन कर लिया, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, बुरा माना जाता है। तो वर्गो असेंडेंट के लिए अगर मार्स का संबंध उसके फर्स्ट हाउस से आ जाए या फर्स्ट लॉर्ड से आ जाए, मार्स अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, तो इस व्यक्ति के लिए एंगर शो करना, गुस्सा करना बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में इसकी किसी से बनेगी नहीं, इसका कोई काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मार्स एक तो नेचर में भी क्रूअल था, और कह लीजिए कि उसने कुछ आपको अच्छा दिया भी नहीं, मतलब कि कुंडली में भी वो अच्छे हाउस का लॉर्ड भी नहीं बना। अच्छा, एक सिनेरियो और हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई प्लेनेट है जो कि नेचर में तो बेनिफिक है, जैसे मान लीजिए जुपिटर। जुपिटर नेचर में बहुत ही बेनिफिक माना जाता है, अशुभ माना जाता है, और किसी का जुपिटर फर्स्ट हाउस में आकर के बैठा, लेकिन जुपिटर मान लीजिए किसी 8th हाउस को ओन कर लिया, मान लीजिए 12 साइन जुपिटर की जो है मतलब 9 जो जुपिटर की साइन होती है वो यहाँ पर आ गई। अब जुपिटर जो है कहने का मतलब है कि एक बुरे भाव को ओन कर रहा है, इस कुंडली में बुरे भाव को ओन करेगा। यहाँ पर वैसे मेरे ख्याल से तुला लग्न आएगा, नहीं, तुला लग्न नहीं आएगा, तो हाँ 7 1 2 एक मिनट जस्ट एक मिनट, मतलब एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जुपिटर की जो साइन है वो यहाँ पर 12 नंबर यहाँ पर पड़ जाता है, और कह लीजिए कि और जो 9 नंबर है वो यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है, जो 2 जुपिटर की साइन ली जाती है। तो ये 2 हाउसेस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं माने जाते। जुपिटर जो है वो इसमें आप कह लीजिए कि अच्छे हाउसेस को ओन नहीं कर रहा है, बुरे हाउसेस को ओन कर रहा है, लेकिन जुपिटर है तो एक बेनिफिक प्लेनेट, वो लग्ना में आकर के बैठ गया। तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि इस नेटिव का स्वभाव तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसी अच्छे स्वभाव की वजह से वो करियर में कुछ अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा? क्योंकि जुपिटर जो है वो उसके अच्छे हाउसेस का लॉर्ड नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि जुपिटर जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि जिम्मेदारी की वजह से, या फिर कह लीजिए कि स्थिरता के वजह से, कहीं रुके रहने के वजह से, होता नहीं कुछ लोगों को कि सम्मान के लिए वो एक ही जॉब करते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते हैं। अब ग्रोथ ओरिएंटेड क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई जुपिटर बैठा है, जुपिटर स्थिरता को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जॉब स्विच कीजिए। क्यों स्विच कीजिए? क्योंकि भाई आपको स्टेबल नहीं रहना, आप स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि जुपिटर स्थिरता का कारक है और वो आपके कुंडली में अच्छे हाउस का लॉर्ड नहीं बनता है। अगर जुपिटर अच्छे हाउस का लॉर्ड बन जाता तो आप एक जगह टिके रहिए, वो आपको फ़ायदा देगा। तो ये ध्यान रखिए कि शुभ ग्रह जो है वो ऐसे तो मतलब डायरेक्टली कोई परेशानी नहीं देते हैं नेचर वगैरह में, लेकिन वो भी कह लीजिए कि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इसको 2 तरीके से समझाता है भैया ना, कि ये अब मैं बेसिक से बहुत ही डीप में पहुंच गया, किसी के सर के ऊपर से भी जा रहा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा भैया ना, आदत से मजबूर की जब वो हम पढ़ाते हैं तो इस टॉपिक को उसमें लेते हैं, लेकिन वही ना कि यहाँ पर हम आपसे इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, इतना जो मैंने बेसिक अभी आप तक
आप लोग को बताया, अगर आप लोग सीखने के इच्छुक हैं, क्योंकि मैंने एक बार बेसिक कोर्स कराया था और जिसकी रिकॉर्डिंग लोग परचेज़ करते हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा एक बार नया बेसिक कोर्स कराया जाए। तो जो लोग अगर सीखने के इच्छुक हैं और 10 से ज़्यादा लोग अगर सीखने के इच्छुक हुए तो फिर हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक्स अगर आप एस्ट्रोलॉजी की सीखना चाहते हैं तो आप मतलब नीचे जो नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के शुरुआत में आपको दिखाई देता है, आप उस पे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो हाउस होता है, ये ट्राइन हाउस होता है, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, और जो इसके अंदर का जो ये 4 हाउस होता है ये केंद्रा होता है। और इन हाउसेस को अच्छा नहीं माना जाता। 6 हो गया आपका, 8 हो गया और 12 हो गया। इनके लॉर्ड अगर मान लीजिए कि संबंध बनाए तो चाहिए कि भाई वो इन्हीं हाउसेस में रहे, ना कि वो कहीं आपके अच्छे हाउस में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि 4th हाउस हमारे मेंटल पीस को दिखाता है, डोमेस्टिक पीस को दिखाता है, मदर को दिखाता है। अब 6th का लॉर्ड और 8th का लॉर्ड, जो कि दोनों ही बुरे हाउसेस के लॉर्ड बनते हैं, वो आकर के 4th में आ गए तो फिर वो परेशानी है। लॉर्ड कैसे देखते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो भी साइन लिखी होगी उसका जो लॉर्ड होगा, ऊपर मैंने टेबल में दिखाया था, उसी को हम देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैंसर लिखा है तो 8th हाउस का लॉर्ड मून बन जाएगा। इसको इस तरीके से देखा जाता है। अच्छा, इतनी बात हुई। अब आगे, क्योंकि हमने इतना सारा मेहनत किया है और अभी अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो हम एक चार्ट थोड़ा सा एनालिसिस करके भी जाते हैं, क्योंकि भाई इतना सारा पढ़ाया है तो देखते हैं कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा। देखिए, बहुत बेसिक से चलते हैं। जैसे इस कुंडली में देखिए कि फर्स्ट हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हैं, मून और जुपिटर। सबसे पहले हमारा क्या काम है कि फर्स्ट हाउस किन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस नेचर को बताता है, व्यक्ति के हेल्थ को बताएगा, व्यक्ति दिखेगा कैसे, सुंदर होगा कि नहीं, और मतलब कह लीजिए कि सुंदरता तो नहीं, सुंदरता हम फेस की तो सेकंड हाउस से देखते हैं, लेकिन कह लीजिए कि ओवरऑल अपीयरेंस अच्छा रहेगा कि नहीं, इसको फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। हेल्दी रहेगा कि नहीं, ये सब फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब फर्स्ट हाउस में कैसा प्लेनेट आ गया, तो मून और जुपिटर। मून और जुपिटर मैंने बताया था कि बेनिफिक प्लेनेट होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं। तो शुभ ग्रह होते हैं तो फिर भाई जातक का नेचर हम कहेंगे बहुत अच्छा होगा। जातक सुनेगा बात, अपनी सुनाएगा। अब जुपिटर है तो थोड़ा सा एडवाइस भी कर सकता है लोगों को। मून है तो थोड़ा सा चंचल हो सकता है ऐसा व्यक्ति। मून जो है वो इमोशनल हो सकता है, क्योंकि मून जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम नेचर पे बात करेंगे। अच्छा, नेचर पे एक और चीज़ से बात करेंगे कि भाई जो यहाँ तो हमने 2 प्लैनेट को देखा कि वो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, उसके साथ साथ हम इसके लॉर्ड को भी देखेंगे कि वो कैसा बैठा है। तो आप देखिए कि जो लॉर्ड बनता है, जो स्कॉर्पियो का लॉर्ड है, वो मार्स बनता है, और मार्स देखिए कि वो अपने ही साइन एरीज में बैठा है। अब एरीज क्योंकि मार्स की साइन होती है, और मार्स एक एंगर इशू वाला, मतलब कह लीजिए कि प्लेनेट होता है, और कह लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि वो अपने ही साइन में बैठ गया तो हम ये भी बोलेंगे कि जातक बहुत ही एनर्जीफुल होगा, ब्रेव होगा। अच्छा, लेकिन जो इसका लॉर्ड है वो अच्छे हाउस में तो नहीं बैठा है, 6th हाउस में आ गया। हमने बात की थी ना कि भाई ये हाउस, ये वाला हाउस और जो 12 हाउस होता है ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब मार्स इसमें तो आ गया 6th हाउस में, तो हम ऐसे में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अपनी साइन में मार्स तो है, नो डाउट, कि भाई उसकी वजह से जातक में स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये हाउस का जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ये आपकी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है कि आप कितना बलवान है। तो क्योंकि मार्स अपनी ही साइन में बैठा है तो वो माना जाता है कि मार्स में पोटेंशियल है, लेकिन वो हाउस में अच्छे नहीं गया है, हाउस वो स्ट्रगल वाले में गया है, कंपटीशन वाले में गया है। तो हम ये भी कहेंगे कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा किसी जीवन, मतलब क्योंकि जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो जहाँ भी बैठता है, जिस हाउस को देखता है, आस्पेक्ट देता है, और जिस हाउस में बैठता है हम उसी चीज़ को थिंक करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। वही हाउस जो कह लीजिए हमारी ज़िंदगी में बार बार आता है। तो हम कहेंगे कि आप जो है कंपटीशन के डायरेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, लोन लेकर के आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, या काम आपको करना पड़े, ये सब हम इसमें कह लीजिए कि कह सकते हैं। अच्छा, मार्स इसमें गया तो है, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि फ़ायदा हो सकता है, क्यों, क्योंकि मार्स जो है अपनी साइन में बैठा है। तो हम कहेंगे कि स्ट्रगल के बावजूद आप उसमें आगे निकल जाएंगे। अगर ये मार्स अपनी साइन में नहीं बैठा होता, एनिमिकल साइन में बैठा होता, वही है ना कि ये बात का विषय है, लेकिन इसको समझ लीजिए, तो हम नहीं कहते कि आपको स्ट्रगल के बाद सफलता मिलेगी, तब उस सफलता में एक क्वेश्चन मार्क रहता। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मार्स अपनी साइन में बैठा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रगल के बावजूद, क्योंकि हाउस में अच्छा नहीं गया तो हमने बोला स्ट्रगल, लेकिन साइन क्योंकि अपनी है तो हम ये बोलेंगे स्ट्रगल के बाद भी चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही, इतनी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, देखिए फर्स्ट हाउस में हमने नेचर की तो बात की, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ये मून और जो जुपिटर है ये कौन बनता है, कौन से हाउसेस को ओन करता है। देखिए कि सबसे पहले हम मून को देखते हैं, तो मून
किसका लॉर्ड बनता है? कैंसर साइन का। इस चार्ट में कैंसर साइन कहाँ पे है? तो आप देखिए कि कैंसर साइन जो है, कैंसर साइन आपकी 9th हाउस में। तो इसका मतलब जो 9th हाउस का जो लॉर्ड है, जो कि मैंने बताया था सबसे ऑस्पिशियस हाउस माना जाता है, 9th और आपका 5th माना जाता है, उसका जो लॉर्ड है, जो लक का लॉर्ड है, 9th हाउस से लक देखा जाता है, कितनी आपके ऊपर कह लीजिए ईश्वरीय कृपा है, गॉड आपके कितने साथ हैं, ये 9th हाउस से देखा जाता है। इसका जो लॉर्ड है ये आकर के आपका 1st हाउस में बैठ गया, यानी कि नेचुरली इस व्यक्ति को लक मिल रहा है। कैसे लक मिला है? क्योंकि लक का जो लॉर्ड है वो आपके शरीर के हाउस में आ गया, 1st हाउस में आ गया, यानी कि आपको नेचुरली जो है वो लक जो है वो मिल रहा है, आप बाई बर्थ जो है अपने साथ लक लेकर के आए। एक चीज़, जो दूसरा प्लेनेट बैठा है उसको देखते हैं, तो भाई यहाँ पर देखिए कि जो दूसरा प्लेनेट है वो आपका जुपिटर बनता है, जो कि 5th का लॉर्ड है। मैंने बताया था कि ये हाउस जो है ये सब बहुत ही कह लीजिए कि कुंडली में पिलर माने जाते हैं। ये दोनों पिलर जो है वो आकर के 1st में बैठ गए, यानी कि ये तीनों जो ट्राइन है हमारा, इसका कह लीजिए कि एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया, संबंध बन गया आपस में। समझ में आ रहा है ना कि भाई इन दोनों के जो लॉर्ड हैं वो आकर के 1st हाउस में बैठ गए, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, और वो भी साथ में आकर के 1st हाउस में, यानी कि मुझे मिल रहा है 1st में बैठ गया। और इसमें देखिए कि जुपिटर जो है वो 2nd हाउस का भी लॉर्ड है। 2nd हाउस से हम मनी देखते हैं, पैसा देखते हैं, 5th से हम बुद्धि देखते हैं, तो हम कहेंगे इस जातक के पास बाई बर्थ ये लेकर के आया है कि धनवान रहेगा, आगे चल करके धन कमाएगा, इंटेलिजेंस इसका अच्छा होगा, ये सारी बातें हम बोलेंगे, क्योंकि 1st हाउस में ही भाई 1st हाउस में जो भी ग्रह आता है वही चीज़ आपको लाइफ में मिलती है। जैसे मान लीजिए कि किसी के 1st हाउस में 8th लॉर्ड आ गया, तो अब भाई वो बाई बर्थ जो है 1st हाउस में अगर 8th लॉर्ड बैठा है तो बाई बर्थ वो अपने साथ स्ट्रगल लेके आया है। तो इसका ध्यान रखिए कि 1st हाउस में अच्छे हाउसेस के लॉर्ड अगर बैठे तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और देखिए कि इसमें जो मार्स है, इसमें जो 1st हाउस का लॉर्ड है जो मार्स है, आप देखिए कि वो 6th में तो गया है, लेकिन मार्स की एक आस्पेक्ट जो है वो आपका 7th हाउस, वो 12th हाउस पे आएगी। और 8th आस्पेक्ट, मार्स की 3 आस्पेक्ट होती है, 4th 7th और 8th, ये बाद में हम कभी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि मार्स जो है अपनी एक आस्पेक्ट से, जो कि 1st हाउस का लॉर्ड बनता है, इस हाउस को भी देखेगा। तो यानी कि इस हाउस पे तीनों जो ट्राइन लॉर्ड हैं, 1st 5th और आपका कह लीजिए 9th, उसका असर आ गया। तो ये चीज़ था। अब ये कुंडली किसकी है? तो ये कुंडली है बहुत ही मशहूर क्रिकेटर कपिल देव जी की। आप जानते हैं कि मतलब क्योंकि मैंने बताया कि वो कंपटीशन में रहे, क्रिकेट ही खेला है बहुत ही कंपटीशन करके, लेकिन वही है ना कि लकीर है, वर्ल्ड कप जो पहला था वो इन्हीं के नाम रहा। बाद में देखिए कि इन्होंने कह लीजिए कि बोलने से भी पैसा वगैरह कमाया, कमेंट्री की। तो देखिए कि जो प्रॉफिट का लॉर्ड है, यानी कि जो 11th हाउस का लॉर्ड है, देखिए कि इनके 2nd हाउस में बैठा है मरकरी। तो 2nd हाउस में बैठा है, तो बोलने के थ्रू इन्होंने पैसा कमाया, और कह लीजिए कि कमेंट्री वगैरह भी। तो वो चीज़ है। स्ट्रगल रहा। स्ट्रगल क्यों रहा? क्योंकि लग्ना लॉर्ड जो है वो 6 में बैठा, तो भाई पसीना बहाना पड़ेगा, चीज़ें बहुत ही आराम से नहीं मिल जाएगी, क्योंकि 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो स्ट्रगल वाले हाउस में चला गया। लेकिन वहाँ पर वो अपनी साइन में गया है, और आप बाई बर्थ लक जो है अपने चार्ट में लेकर के आए हैं, तो स्टिल स्ट्रगल के बावजूद हम ये कहेंगे कि आप उसको ओवरकम करते हुए कह लो कि एक सितारे की तरीके से चमकेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे चार्ट एनालिसिस किया जाता है। देखिए ये तो वही है ना कि ये कॉम्बिनेशन इसमें इतने अच्छे थे, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा तो कुंडली बहुत ही खिचड़ी पकी हुई आती है। कहने का मतलब है कि ऐसा हो जाएगा कि 8th लॉर्ड भी इसमें बैठा है, 9th लॉर्ड भी बैठा है, अब फलित करो, अब बताओ कि क्या होगा। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि भाई हर हाउस का फलित कैसे करें, करियर कैसे देखें, हाउस लॉर्ड और कारक के बीच में अंतर क्या होता है, ये सब कह लीजिए कि आदि आदि अनेक बातें हैं। लेकिन आज मैंने बेसिक से, क्योंकि आज मुझे शुरू करना था और मैं चाहता था कि एटलीस्ट यहाँ तक हम आ जाएं कि एक कुंडली में थोड़ा सा हम आपको बता सकें। अच्छा, एक चीज़ मुझे, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं आपको ज्योतिष की कुछ बेसिक्स समझा पाया या फिर बिल्कुल ही नहीं समझा पाया। मैं मतलब आगे से नया बेसिक वीडियो बनाऊँ, ये बहुत ज़्यादा डीप में चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा या वीडियो की शुरुआत में आपको दिख जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।